आज हम पढ़ने वाले हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इस टॉपिक को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। पार्ट 1 में हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स का स्ट्रक्चर देखेंगे एंड पार्ट 2 में टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स देखेंगे। 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, उनको हम पार्ट 2 में कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनती कैसे हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनती है प्लाज्मा सेल से। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन एंटर करता है तो प्लाज्मा सेल से इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनती है। हमारी बॉडी में ब्लड होता है, कितना होता है 5 to 6 लीटर, एवरेज 5 to 6 लीटर ब्लड होता है हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। इसके 2 कंपोनेंट होते हैं ब्लड के, एक तो प्लाज्मा एंड और क्या होते हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स को और क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ब्लड सेल्स में आएंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। टोटल ब्लड का 55% होता है प्लाज्मा एंड 45% होते हैं ब्लड सेल्स। ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये कितने होते हैं, टोटल ब्लड का 45% एंड प्लाज्मा 55%। प्लाज्मा में 92% तो वाटर होता है। प्लाज्मा के अंदर 92% क्या होता है, वाटर एंड 8% होता है अदर एलिमेंट्स, सॉलिड पार्ट्स होता है। वो कितना होता है, सॉलिड होते हैं 8%, सॉलिड होते हैं 8%। इन 8% में भी 7% क्या होती है, प्लाज्मा प्रोटीन होती है। 7% क्या होगी, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन में एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन ये मेजर प्रोटीन है, ये आती है। और 1% में क्या आएगा, 1% में आते हैं मिनरल साल्ट, शुगर, हॉर्मोन्स, ये सब आते हैं 1% में। तो क्या देखा हमने, इम्यूनोग्लोबुलिन्स किनसे बनती है, प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर टोटल 5 to 6 लीटर ब्लड होता है। ब्लड में 2 कंपोनेंट है, एक प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स को और फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं, प्लाज्मा को मैट्रिक्स बोलते हैं। और प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, 55%, ब्लड सेल्स 45%। प्लाज्मा को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है। 92% तो इसमें वाटर होता है प्लाज्मा में, 8% सॉलिड होते हैं। सॉलिड में 7% क्या होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन एंड 1% क्या होते हैं, मिनरल साल्ट, शुगर, हॉर्मोन्स, ये सब होते हैं 1%। तो इन प्लाज्मा प्रोटीन से इम्यूनोग्लोबुलिन बनता है। प्लाज्मा प्रोटीन में मेन प्रोटीन कौन सी है, एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है एंड प्रोथ्रोम्बिन। ये मेन और भी प्रोटीन होते हैं, लेकिन मेन ये प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन क्या करती है, हमारी बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने का काम करती है। ग्लोबुलिन क्या करती है, ग्लोबुलिन से बनती है, इनसे बनती है हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बोल दो या इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये बनती है ग्लोबुलिन प्रोटीन से। प्लाज्मा प्रोटीन में ग्लोबुलिन प्रोटीन से बनती है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। और प्रोथ्रोम्बिन, हमारी बॉडी में कोई भी कट लग जाए तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन करने का काम करता है प्रोथ्रोम्बिन। तो किससे, प्लाज्मा प्रोटीन 7% है, 7% में अलग अलग प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन। तो ग्लोबुलिन से बनती है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स पढ़ने से पहले ये पता होना जरूरी है कि किससे बनती है, प्लाज्मा सेल से बनती है। प्लाज्मा सेल्स में किससे बनती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन से बनती है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ग्लोबुलिन्स का। इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल। कैसे प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। दे आर प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा सेल्स। किनसे बनते हैं, प्लाज्मा सेल से बनते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन एंड इम्यूनोजन। किसके रिस्पॉन्स में बनते हैं, एंटीजन और इम्यूनोजन के रिस्पॉन्स में ये क्या बनते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोल दो या फिर एंटीबॉडी बनते हैं। किसके रिस्पॉन्स में, एंटीजन या इम्यूनोजन। अब एंटीजन और इम्यूनोजन में क्या डिफरेंस होता है, एक टर्म आई है एंटीजन, एक है इम्यूनोजन। इम्यूनोजन क्या होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करने वाले, ट्रिगर देने वाले को बोलते हैं इम्यूनोजन। और एंटीजन क्या होते हैं,
जब एंटीबॉडी बनेगी, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो उसमें एंटीबॉडी बनेगी, तो एंटीबॉडी से बाइंड करने वाले सब्सटेंस को बोलते हैं एंटीजन, और इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करने वाले को बोलते हैं इम्यूनोजन। एक लाइन आती है कि ऑल इम्यूनोजेंस आर एंटीजेंस बट नॉट ऑल एंटीजेंस आर इम्यूनोजेंस, कि सभी इम्यूनोजन एंटीजन होते हैं लेकिन सभी एंटीजन इम्यूनोजेंस नहीं होते हैं। इसका क्या मीनिंग होता है कि इम्यूनोजेंस बताया कि हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर देने वाले, उनको रिस्पॉन्स कराने वाले, और एंटीजन जो रिस्पॉन्स करते हैं एंटीबॉडी से बाइंड होने वाले को एंटीजन बोलते हैं। तो सभी एंटीजन इम्यूनोजन नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि सभी एंटीजन जो एंटर करेंगे हमारी बॉडी को इम्यून रिस्पॉन्स करने के लिए एक्टिवेट करेंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन सभी इम्यूनोजन जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करने के लिए एक्टिवेट करेंगे वो एंटीजन होते हैं, ये मीनिंग होता है इसका। एंड दे फंक्शन एज एंटीबॉडीज, और ये किस तरह फंक्शन करते हैं? एंटीबॉडीज जो एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। एंटीजेंस प्रेजेंट इन द फॉरेन बॉडीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैरासाइट आर प्रोटीन मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्पेशल एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन्स। एंटीजन जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैरासाइट क्या करते हैं? हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं और क्या बनाते हैं? एंटीबॉडी, या फिर इसे और क्या बोल सकते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाते हैं। Some low molecular weight antigen molecule called heptans do not bind to the antibodies but stimulate the formation of antibodies. Specific region of antigen molecule have 5 amino acid are called epitopes that are required for antibody production. इसमें क्या बोला गया है कि कुछ ऐसे एंटीजन होते हैं, लो मोलिकुलर एंटीजन होते हैं, उन्हें और क्या बोल सकते हैं? उन्हें बोलते हैं हेप्टन, और इन्हें बोलते हैं इनकम्प्लीट एंटीजन। ये एंटीबॉडी से तो बाइंड नहीं होते लेकिन इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। ऐसे एंटीजन को क्या बोलते हैं? हेप्टन्स बोलते हैं। और एंटीजन पे एक स्पेशल रीजन होता है जो जिसपे क्या होता है? हैविंग 5 to 8 अमीनो एसिड का बना हुआ स्पेशल रीजन होता है जिसे एपिटोप बोलते हैं। वो बाइंड होता है एंटीबॉडी से। बताया था कि ये एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी से बाइंड होते हैं, और ये एंटीजन होते हैं। तो एंटीजन का वो पार्ट जो एंटीबॉडी से बाइंड होगा या फिर एंटीबॉडी जिससे अटैच होगी तो उसे क्या बोलते हैं? एपिटोप। एंटीजन का पार्ट एपिटोप, और जो एंटीबॉडी का पार्ट होगा अटैचमेंट करने वाला वो क्या होगा? पेराटोप। पेराटोप किसका पार्ट है? एंटीबॉडी का। पहले भी बता रखा है ये। एंटीजन में क्या होता है? एपिटोप। ये सब इसमें प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स का। वैसे 5 टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है, IgA, IgE, IgD, IgM और IgG। ये 5 टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है, लेकिन इन सब का स्ट्रक्चर अलग होता है, कुछ डिफरेंस होता है इनके स्ट्रक्चर में, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर इनका सेम होता है। तो हम सबसे पहले इनका बेसिक स्ट्रक्चर जो सभी में सेम होगा वो वाला स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर देखेंगे डायग्राम के थ्रू, फिर हम थ्योरी पढ़ेंगे। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स का। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स में 4 चेन्स प्रेजेंट होती है। कितनी चेन प्रेजेंट होती है? 4 चेन प्रेजेंट होती है। 2 लाइट चेन एंड 2 हेवी चेन प्रेजेंट होती है। क्या डिफरेंस होता है ये देखेंगे कि 4 चेन्स प्रेजेंट होती है, 2 लाइट चेन एंड 2 हेवी चेन प्रेजेंट होती है। हमने बताया कि इम्यूनोग्लोबुलिन 5 टाइप के, तो उनका क्लासिफिकेशन किस अकॉर्डिंग किया गया है? हेवी चेन के बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन करते हैं हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स का। हेवी चेन सभी में, लाइट चेन तो सब में सेम होगी, लेकिन हेवी चेन में डिफरेंस होने की वजह से उन्हें क्लासिफाई किया गया है 5 टाइप में। हेवी चेन में डिफरेंस आता है, जैसे ये IgA होते हैं। 5 टाइप कौन कौन से होते हैं? IgA, IgD, IgE, IgG एंड IgM। ये 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। तो इनके हेवी चेन में डिफरेंस होता है। हेवी चेन में क्या डिफरेंस होता है? अगर अल्फा हेवी चेन है तो वो क्या होगी? वो क्या बनेगी? IgA। अगर डेल्टा
डेल्टा हेवी चेन होगी तो IgD बनेगा। एप्सिलॉन अगर एप्सिलॉन टाइप की हेवी चेन है तो वो क्या बनेगी, IgE बनेगी। और गामा हेवी चेन है तो IgG बनेगी। एंड म्यू है तो क्या बनेगी, IgM बनेगी। ये इसमें हेवी चेन में डिफरेंस की वजह से हम क्लासिफाई करते हैं अलग अलग इम्यूनोग्लोबुलिन्स को। लाइट चेन या तो दो तरह की हो सकती है, कप्पा या फिर लैम्डा, लेकिन ये सभी में होती है। IgA ये तो है नहीं कि एक ही IgA बनेगी, काफी सारे बनते हैं। IgA भी काफी बनेंगे, IgD भी काफी बनेंगे, E ये सब अलग अलग बनेंगे। इनमें डिफरेंस यहाँ आएगा हेवी चेन में। लाइट चेन में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, या तो वो कप्पा में होगी या फिर लैम्डा। जैसे IgA काफी बन रही है तो कुछ IgA में लाइट चेन कैसी होगी, कप्पा, और किसी में लैम्डा टाइप की ये लाइट चेन प्रेजेंट होगी। ये हमने अभी ब्रीफ में डिस्कस किया है, आपको आगे पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इम्यूनोग्लोबुलिन में क्या होती है, 2 हेवी चेन होती है एंड 2 लाइट चेन होती है। ये चीज देख ली। तो हेवी चेन कौन सी है, ये वाली हेवी चेन है, और ये वाली शॉर्ट दिखाई हुई है वो क्या है, लाइट चेन होती है। ये 2 हेवी चेन, एक तो ये वाली और एक ये तो दो तो है हेवी चेन एंड ये 2 है लाइट चेन। इस तरह से इन हेवी चेन और लाइट चेन को 2 रीजन में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से, वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन। कांस्टेंट रीजन क्या होता है, कांस्टेंट रीजन वो होता है जो एंटीजन से रिएक्ट नहीं करता है। हर एंटीजन एंटीबॉडी बनेगी, उसमें हर का ये वेरिएबल रीजन अलग होगा, लेकिन कांस्टेंट रीजन होगा वो सभी का सेम होने वाला है। ये डिफरेंस होता है। वेरिएबल रीजन जैसे नेम में है कि वेरिएबल, तो सभी एंटीजन हो गए तो उनमें सब में ये वेरिएबल रीजन होता है, अलग होता है, डिफरेंट होता है। लेकिन कांस्टेंट रीजन सभी में सेम होता है। वेरिएबल रीजन, वेरिएबल रीजन क्या होता है, 1/2 पार्ट होता है लाइट चेन का, तो वो तो वेरिएबल रीजन होगा, और 1/2 क्या होगा, कांस्टेंट रीजन होगा लाइट चेन के अंदर। 1/2 रीजन कैसा होता है, 1/2 पार्ट कैसा होगा, वेरिएबल पार्ट होगा, एंड 1/2 पार्ट कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे ये लाइट चेन बनाई हुई है, लाइट चेन का हाफ पार्ट तो क्या होगा, ये वाला तो वेरिएबल होगा, एंड हाफ 1/2 एंड ये 1/2 ये कांस्टेंट होगा लाइट चेन के अंदर। लाइट चेन, लेकिन हेवी चेन के अंदर क्या होता है, हेवी चेन में 1/4 पार्ट होता है वेरिएबल रीजन, एंड 3/4 पार्ट क्या होता है, कांस्टेंट रीजन। जैसे ये क्या बनाइए, हेवी चेन बनाइए, तो हेवी चेन का 1/3 पार्ट, 1/4 पार्ट, ये वाला पार्ट क्या होगा, वेरिएबल, एंड ये 3/4 पार्ट क्या है, ये होता है कांस्टेंट। हमने देखा है कि 2 हेवी एंड 2 लाइट चेन होती है, उनमें भी हेवी और लाइट चेन को भी फिर 2 रीजन में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से, वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन। वेरिएबल रीजन पे क्या प्रेजेंट होगा, सभी का वेरिएबल रीजन अलग अलग होता है, सभी एंटीबॉडीज का वेरिएबल रीजन अलग होगा, क्योंकि स्पेसिफिक एंटीबॉडी स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड करती है, तो वेरिएबल रीजन पे ही वो डिपेंड करता है। तो वेरिएबल रीजन में हेवी चेन और लाइट चेन। पेरिटोप किस पे प्रेजेंट हो गए, वेरिएबल रीजन पे पेरिटोप प्रेजेंट हो गए, हेवी चेन पे नहीं प्रेजेंट हो गए। तो लाइट चेन का 1/2 पार्ट तो वेरिएबल रीजन होता है एंड 1/2 पार्ट कांस्टेंट रीजन होता है, और हेवी चेन में 1/4 पार्ट क्या होता है, वेरिएबल रीजन, एंड 3/4 पार्ट क्या होता है, कांस्टेंट रीजन होता है। ये 2 चीजें हमने देख ली है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स के अंदर 2 टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होते हैं,
दो चेन के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसे तो बोलते हैं इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, और इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होता है, एक सिंगल चेन के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसे बोलते हैं इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। जैसे ये इंटरचेन डाइसल्फाइड हैवी और लाइट चेन के बीच हो सकता है, या फिर दो हेवी चेन होती है उनके बीच में भी हो सकता है इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होंगे। कौन कौन से, इंट्राचेन एंड इंटरचेन। इंट्राचेन एंड इंटरचेन, एक सिंगल चेन के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट हो रहा है, जैसे ये हेवी चेन है तो इस हेवी चेन सिंगल चेन के बीच में यहाँ ये बॉन्ड, इस और इस पार्ट को जोड़ने वाले इस बॉन्ड को बोलते हैं इंट्राचेन। और इंटरचेन क्या होता है, जैसे ये 2 हेवी चेन हो गई, इन दो को आपस में जोड़ने वाला इंट्राचेन, या फिर ऐसे हो सकता है कि ये हेवी चेन है और ये लाइट चेन है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ने वाला क्या होता है, इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। सिंगल चेन के बीच में है तो वो तो इंट्राचेन, एंड दो के बीच में है तो वो इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। अब तक हमने इम्यूनोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर में 3 चीजों के बारे में डिस्कस किया है। ये बताया कि 4 चेन्स प्रेजेंट होती है, 2 हेवी चेन एंड 2 लाइट चेन। फिर हेवी चेन और लाइट चेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 2 रीजन में क्लास डिवाइड किया है, कौन कौन से, वेरिएबल रीजन एंड कॉन्स्टेंट रीजन। फिर बताया कि 2 टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब हम और देखते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। एक होता है पेपिन और एक होता है पेप्सिन। ये क्या करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर को तोड़ने का काम करते हैं। तो अगर पेपिन से अगर हम ट्रीट कर रहे हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, तो ये किस तरह से इसके अलग अलग पार्ट बनाएगा, ये यहाँ से इसे ब्रेक करेगा, तो ये यहाँ से ब्रेक करेगा, तो ये कितने पार्ट में बनेगा, पेपिन की वजह से इम्यूनोग्लोबुलिन कैसे ब्रेक होगा, ये इस तरह से होगा, 3 पार्ट बनेंगे इसमें पेपिन की वजह से। लेकिन पेप्सिन क्या करता है, यहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, हमने देखा है ये वाला डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड के ऊपर से कट किया है तो एक रीजन तो नीचे वाला, एक ये अलग हो गया, ये रीजन अलग हो गया, ये 3 पार्ट बन गए पेपिन की वजह से। लेकिन पेप्सिन की वजह से क्या होता है, पेप्सिन क्या करता है, इम्यूनोग्लोबुलिन को कैसे ब्रेक करता है, इम्यूनोग्लोबुलिन को यहां से ब्रेक करता है पेप्सिन। तो कितने पार्ट बनेंगे, इसमें 2 ही पार्ट बनने वाले हैं। पेप्सिन से ट्रीट करेंगे तो ये 2 पार्ट बनेंगे इस तरह से, लेकिन पेपिन से ट्रीट करने पे ये 3 पार्ट बनने, एक ये एंड ये पेपिन क्लीवेज साइट है। कौन यहाँ से पेपिन क्लीवेज करेगा, यानी तोड़ेगा इम्यूनोग्लोबुलिन्स को, तो 2 पार्ट में एक तो ये पार्ट बन जाएगा और ये एंड ये, तो ये 3 पार्ट बन रहे हैं। और एक पेप्सिन क्लीवेज साइट, यहाँ पेपिन लिखा है लेकिन यहाँ पेप्सिन आएगा। पेप्सिन क्लीवेज साइट यहाँ से डाइसल्फाइड बॉन्ड के बिलो से कट करेगी तो उसमें 2 पार्ट बनेंगे, और ये पेपिन क्या करता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के अबोव से उसे ब्रेक करता है तो इसमें 3 पार्ट बन जाते हैं इस तरह से। ये क्या है, पेप्सिन क्लीवेज साइट, और ये है पेपिन क्लीवेज साइट। हिंज क्या होता है, ये आपस में जब ये हेवी चेन का ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में जहां से जुड़े होते हैं उस रीजन को क्या बोला है, हिंज रीजन बोला है। ये वाला रीजन क्या है, हिंज रीजन। जैसे ये बेंड आ रखा है इधर, ये शो किया गया है, उसे बोलते हैं हिंज रीजन। तो हमने लाइट चेन क्या होती है ये देख लिया, हेवी चेन क्या होती है ये देख लिया। पेपिन क्लीवेज साइट, पेपिन से ट्रीट करेंगे तो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, अगर पेप्सिन से करेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ये पेप्सिन क्लीवेज साइट ये भी देख लिया, एंड हिंज क्या होता है ये सब भी देख लिया। वेरिएबल रीजन देख लिया, एंड कांस्टेंट रीजन क्या होता है ये सब भी देख लिया। हमने वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन तो देख लिया, लेकिन एक रीजन होता है हाइपर वेरिएबल रीजन। हाइपर वेरिएबल रीजन क्या होता है, जैसे ये इसमें डार्क से शो किए गए हैं, ये वेरिएबल रीजन है लाइट चेन का, और ये हेवी चेन का वेरिएबल रीजन है, ये यहाँ तक दोनों के वेरिएबल रीजन है। तो कुछ पोर्शन यहाँ पे वेरिएबल रीजन पे ऐसे होते हैं जहाँ
स्पेशल बाइंडिंग होती है। जैसे एंटीजन आएगा, इस तरह का एंटीजन है मान लो, तो एंटीजन यहाँ से ऐसे अटैच हो रहा है। तो कुछ हाइपर रिएक्टिव होते हैं जो जिनमें वेरिएशन ज़्यादा होती है, वेरिएबल रीजन पे भी कुछ एक्टिव पार्ट होगा ऐसा जहाँ से एंटीजन टाइटली बाइंड होंगे, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हाइपर वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन के अंदर ही कुछ पोर्शन होता है, उसे बोलते हैं हाइपर वेरिएबल रीजन। ये डार्क से शो किए गए हैं, ये है हाइपर वेरिएबल रीजन इस तरह से। तो लाइट चेन का हाइपर वेरिएबल रीजन ये है, और ये है हेवी चेन का हाइपर वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन पे प्रेजेंट हो गए हाइपर वेरिएबल रीजन। इसके कांस्टेंट रीजन पे क्या अटैच होते हैं, कार्बोहाइड्रेट किस साइड होंगे, कांस्टेंट रीजन पे इम्यूनोग्लोबुलिन के क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो ग्रुप किस पे प्रेजेंट होते हैं, वेरिएबल रीजन पे होते हैं अमीनो ग्रुप, और कांस्टेंट रीजन पे कार्बोहाइड्रेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। मैंने बताया था कि पेपिन से इसे ट्रीट करते हैं तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है इस तरह से, और पेप्सिन से करेंगे तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ये इस तरह से। इसमें 2 पार्ट है, इसमें 3 पार्ट है। तो ये वाला पार्ट इसमें पेपिन से ट्रीट करते हैं तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, फ्रेगमेंट ए बी, और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, अप सी फ्रेगमेंट। ये क्यों बोलते हैं अप ए बी फ्रेगमेंट, इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी का ये वो वाला पार्ट है जहां से एंटीजन आके अटैच होता है, तो इसे बोलते हैं अप ए बी फ्रेगमेंट। और अप सी फ्रेगमेंट क्या होता है, अगर हम ये टेस्ट ट्यूब ले, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने पेपिन डाल दिया है और ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स डाल दिए, तो ये क्या होगा, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होने में वो रीजन जो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, क्रिस्टल की तरह प्रेजेंट होगा, तो उसे बोलते हैं अपसी फ्रेगमेंट। नीचे प्रेजेंट होगा क्रिस्टल की तरह। अगर हम कट करेंगे तो ये अप ए बी पार्ट वाला फ्रेगमेंट, अप ए बी तो क्या होगा, ऊपर फ्लोट करता रहेगा, और ये अपसी पार्ट होगा वो क्रिस्टल की तरह बनेगा, इसमें क्रिस्टल की तरह होंगे, तो उसे बोलते हैं अपसी फ्रेगमेंट। ये क्रिस्टल से आया है सी, ये क्रिस्टल की तरह दिखेगा, इसलिए इसे बोलते हैं अपसी पार्ट। और इसे ये क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से बाइंड होता है, कॉम्प्लीमेंट से बाइंड होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए भी सी आया है इसके लिए। हम अगर पेप्सिन से ट्रीट करते हैं तो भी इसमें ये क्या है, अप ए बी पार्ट और इसमें अपसी पार्ट, लेकिन इनमें डिफरेंस एक चीज का होता है, इसे बोलते हैं अप ए टू, अप ए बी 2 बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये ए बी पार्ट में 2 है, साथ में जॉइंट है, तो इसे बोलते हैं अप ए बी 2। क्या, अप ए बी 2। इसे पेप्सिन से ट्रीट करते हैं तो इस तरह से लिखा जाता है, और पेपिन से तो सिंगल अप ए बी लिखा जाता है। ये चीज इसमें बताई गई है। एंटीजन बाइंडिंग साइट वाला ये बताया गया है अप ए बी पार्ट। अप ए बी पार्ट वेरिएबल रीजन पर ये वाला पार्ट क्या है, अप ए बी पार्ट, और यहाँ से इसे क्या बोलते हैं, अपसी फ्रेगमेंट। बायोलॉजिकल एक्टिविटी मीडिएशन, ये वाला पार्ट तो अपसी, एंड एंटीजन बाइंडिंग वाला क्या है, अप ए बी पार्ट होता है। ये हाइपर वेरिएबल रीजन देख लिया, लाइट चेन, हेवी चेन, हेवी चेन का हाइपर वेरिएबल रीजन। पेपिन क्लीवेज साइड देख ली, हिंज रीजन, पेप्सिन क्लीवेज साइड, ये अभी थ्योरी पढ़ेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग रीजन, कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग रीजन क्या होता है ये डिस्कस करना है। जैसे ये एंटीबॉडी है, यहाँ तो आके क्या अटैच होगा, एंटीजन अटैच होगा यहाँ पे आके, तो इसके पेरिटो प्रेजेंट है, वेरिएबल रीजन पे एंटीजन बाइंड होगा, लेकिन ये एक कांस्टेंट रीजन है, जिसे और क्या बोला है, कांस्टेंट रीजन को अपसी फ्रेगमेंट भी बोला है। ये अपसी फ्रेगमेंट क्या करता है, ये अटैच होता है कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम से। जैसे ये हमारी सेल, कोई भी सेल है जो क्या करती है, एंटीजन का फेगोसाइटोसिस करती है, तो एंटीबॉडी इस तरह से इस सेल से अटैच होगी। एंटीबॉडी के इस पार्ट पे क्या है, एंटीजन अटैच है, और ये पीछे वाले अपसी फ्रेगमेंट से ये जहाँ फेगोसाइटोसिस कराना है जिस सेल में, उससे अटैच होगा इसका अपसी पोर्शन। एंटीबॉडी का अपसी पोर्शन किससे अटैच होगा, जैसे मान लो ये है मैक्रोफेजेस, तो मैक्रोफेजेस के
से अटैच होने वाला पोर्शन कौन सा है, अपसी फ्रेगमेंट है, और ये पेरिटोप से क्या अटैच है, एंटीजन है। ये किस लिए होता है कि एंटीजन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, और जो फेगोसाइटोसिस करने वाली सेल है जैसे मैक्रोफेज उस पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों में, एंटीजन और मैक्रोफेजेज में रिपल्शन होगा तो इनमें बाइंडिंग नहीं होगी, तो फेगोसाइटोसिस नहीं होगा। तो एंटीजन क्या करती है, ये इससे अटैच होके उसको, जो इनमें रिपल्शन लग रहा है, फोर्स लग रहा है रिपल्शन का, उनको कम करते फेगोसाइटोसिस को प्रमोट करता है। इसे ओप्सोनाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ एंटीबॉडी ओप्सिन की तरह काम करता है। ओप्सिन क्या होता है, ओप्सोनाइजेशन होता है। ओप्सोनाइजेशन में ये एंटीजन क्या होता है, एंटीजन का फेगोसाइटोसिस होता है ओप्सोनाइजेशन के दौरान। तो इनमें रिपल्शन को कम करने वाले सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, ओप्सिन बोलते हैं। तो यहाँ एंटीबॉडी इनके बीच में, एंटीजन और मैक्रोफेजेस के बीच में रिपल्शन को कम कर रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं ओप्सोनिन की तरह एक्ट करेगा। अपसी पोर्शन ऑफ एंटीबॉडी किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ओप्सोनिन की तरह। फिर से रिपीट कर देती हूँ, जैसे ये क्या है, मैक्रोफेजेस है, ये क्या करती है, मैक्रोफेजेस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। ये एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी से क्या अटैच है, एंटीबॉडी के वेरिएबल रीजन से अटैच है एंटीजन। ये एंटीजन इस तरह से इससे अटैच है हो रखा है, एंटीजन अटैच हो रखा है। एंटीबॉडी का वो पार्ट जो इससे, जिस सेल से मैक्रोफेजेस से अटैच हो रखा है, उसे क्या बोलते हैं, अपसी पोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसी पोर्शन, फ्रेगमेंट सी बोलते हैं। ये इससे अटैच होके क्या काम करता है, ओप्सोनाइजेशन को प्रमोट करता है। ओप्सोनाइजेशन में क्या होता है कि ये जो भी एंटीजन है उनको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी मैक्रोफेजेस ओप्सोनाइजेशन के दौरान। इन एंटीजन और मैक्रोफेजेस पे सेम चार्ज होता है, सेम नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनमें रिपल्शन होता है। रिपल्शन को कम करने के लिए एंटीबॉडी का अपसी पोर्शन इससे अटैच हो जाता है सेल से, मैक्रोफेजेस से, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन को कम करता है। तो रिपल्शन को, एंटीजन और मैक्रोफेजेस के बीच में रिपल्शन को कम करने वालों को क्या बोलते हैं, ओप्सिन। तो अपसी पोर्शन ऑफ एंटीजन किस तरह एक्ट करता है, ओप्सिन की तरह एक्ट करता है। तो ये इजीली इससे बाइंड होके ये इसको एनगल्फ कर लेगा और छोटे छोटे फ्रेगमेंट में इसे तोड़ देगा। इस तरह से ये ओप्सोनाइजेशन में हेल्प करता है, अपसी पोर्शन ऑफ एंटीबॉडी। एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, ये क्या बताया था, ये हेवी चेन है, इनमें अलग अलग पार्ट बनाए गए हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन। इस अलग अलग पार्ट होते हैं उन्हें डोमेन बोला है। तो इस पार्ट को क्या बोला है, VH पार्ट, इसको बोला है CH1, इसको CH2, ये है CH3। वेरिएबल हेवी चेन का रीजन, ये वाला डोमेन क्या कहलाता है, VH, और ये हेवी चेन में कांस्टेंट वाले पार्ट को 3 में डिवाइड किया गया है, CH1, CH2 एंड CH3। इसका क्या मानेंगे, देखो हमने बताया कि 5 टाइप की हमने इम्यूनोग्लोबुलिन्स देखी थी, कितनी, IgA, IgD, IgE, IgG एंड IgM। तो इन सभी में VH वाला पार्ट तो सभी में 1 ही होगा, लेकिन क्या होता है, IgM और IgE में क्या होता है, एक डोमेन एक्स्ट्रा हो जाता है, यहाँ इधर CH4 डोमेन होता है। इन सभी में IgA में, IgD और IgG में तो क्या प्रेजेंट होगा, इसमें, इनमें तो CH1, CH2 एंड CH3 ये 3 ही डोमेन प्रेजेंट है कांस्टेंट वाले, लेकिन IgM और IgE में क्या है, एक एक्स्ट्रा डोमेन होता है CH4। इनमें ये लॉन्ग होती है हेवी चेन, इसी की वजह से, एक्स्ट्रा डोमेन की वजह से IgM और IgE की हेवी चेन क्या होती है, लॉन्ग होती है। कैसे लर्न होगा, मी से ये ध्यान रखना है आपको, लॉन्ग होती है किसमें, IgM और IgE में ये हेवी चेन लॉन्ग होती है। इसमें ये एक्स्ट्रा डोमेन किसमें प्रेजेंट होगा, ये क्वेश्चन आएगा कि CH4 डोमेन किसमें प्रेजेंट होता है, तो IgM और IgE में CH4 डोमेन प्रेजेंट होता है। तो हमने ये सब चीजें देख ली है इसमें स्ट्रक्चर में, ये भी देख लिया VH क्या होता है, वेरिएबल रीजन वाला डोमेन क्या कहलाता है, VH, ये कांस्टेंट वाले में CH1, CH2, CH3, और IgM और IgE में एक एक्स्ट्रा डोमेन हो जाएगा CH4। इस तरह से
ये सब भी देख लिया, वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किस पे अटैच होता है, ये ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट CH2 डोमेन पे अटैच होता है। किस पे? CH2। कांस्टेंट रीजन की किस डोमेन पे अटैच होगा ये कार्बोहाइड्रेट? CH2 डोमेन पे कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है। हमें ये दिमाग में रहता है कि थर्ड वाले में ये अटैच होगा CH3, कार्बोहाइड्रेट लास्ट में नहीं, ये सेकेंड वाले पे अटैच होता है। कुछ इसके एक्सेप्शन है, लेकिन मेनली सभी में क्या होता है, ये CH2 रीजन पे ही प्रेजेंट होता है। हेवी चेन का हाइपर रीजन देख लिया, हाइपर वेरिएबल रीजन। पेपिन क्लीवेज साइट देखी, हिंज रीजन देख लिया, ये सब स्ट्रक्चर हमने देख लिए हैं। अब हम देखते हैं, ये भी देख लिया अप एबी पोर्शन क्या होता है, अप सी पोर्शन क्या होता है। इसे रफली तो देख लिया, लेकिन अब हम थ्योरी के थ्रू और इसे क्लियर करते हैं। Structurally, immunoglobulins of each class differ, but all of them are form the same basic unit. सबका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, 5 टाइप है, उनका सबका अलग स्ट्रक्चर होगा, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर उनमें सब में सेम होता है। तो 2 हेवी चेन प्रेजेंट होती है एंड 2 लाइट चेन प्रेजेंट होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स इज ए टेट्रामर। टेट्रामर किसके लिए होता है? 4 के लिए यूज होता है ना, तो 2 हेवी चेन एंड 2 लाइट चेन है, तो ये कैसा होते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स टेट्रामर होते हैं। मेड अप ऑफ 2 सिमिलर हाई मोलिकुलर वेट और 2 हेवी हाई मोलिकुलर वेट चेन होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? हेवी चेन। और लो मोलिकुलर वेट की चेन होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? लाइट चेन। हेवी चेन कंसिस्ट ऑफ 500 एमिनो एसिड। हेवी चेन कितने एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है? 500। हैविंग द मोलिकुलर वेट ऑफ, मोलिकुलर वेट कितना है? 50,000 से 70,000 डेल्टन इनका मोलिकुलर वेट होता है। द 5 टाइप ऑफ हेवी चेन इन IgA, IgD, IgE, IgG एंड IgM। 5 टाइप की हेवी चेन होती है। पहले बताया कि इनको इम्यूनोग्लोबुलिन को किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है? हेवी चेन के बेसिस पे ही क्लासिफाई किया गया है। तो अल्फा चेन होगी तो उसमें क्या है? अल्फा हेवी चेन प्रेजेंट होगी तो वो किस टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन होगी? IgA। डेल्टा होगी तो IgD। एप्सिलॉन होगी तो IgE टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन होगी। गामा होगी तो IgG टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन, और म्यू होगी तो इसका मतलब IgM टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। बोथ द चेन ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैव द वेरिएबल एंड कांस्टेंट पोर्शन, कि दोनों में वेरिएबल और कांस्टेंट पोर्शन होता है। हेवी चेन में कितना कांस्टेंट पोर्शन होता है? हेवी चेन का 3/4 पार्ट तो कांस्टेंट होता है एंड 1/4 पार्ट क्या होता है? वेरिएबल होता है। उसमें लाइट चेन में क्या होता है? 1/2 पार्ट तो वेरिएबल एंड 1/2 पार्ट ही कांस्टेंट होता है। हाफ ऑफ ईच लाइट चेन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल रीजन, यही बताया 1/2, मतलब हाफ रीजन क्या होता है? वेरिएबल रीजन होता है लाइट चेन के अंदर। और 1/4 ऑफ ईच हेवी चेन, 1/4 मतलब 1/4 हेवी चेन का कैसा होगा? वेरिएबल रीजन होगा। इन डिफरेंट पेशेंट्स एंड रिमेनिंग 3/4 ऑफ हेवी चेन आर कांस्टेंट फॉर ऑल IgGs। सभी के लिए 3/4 कैसा होता है? कांस्टेंट रीजन होता है। वेरिएबल रीजन कितना होता है? हेवी चेन का 1/4 पार्ट होता है। लाइट चेन आर मेड अप ऑफ 2 लो मोलिकुलर वेट चेन डेजिनेटेड कप्पा एंड लेमडा। तो लाइट चेन में बताया कि 2 टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप की मोलिकुलर ये वेट से बन सकती है, 2 टाइप की चेन होती है। कैसे? एक में क्या हो सकता है? कप्पा टाइप की हो सकती है या फिर लेमडा टाइप की हो सकती है। प्रेजेंट इन 5 डिफरेंट एंटीबॉडीज, अलग अलग डिफरेंट एंटीबॉडीज में प्रेजेंट होगी। IgG में या तो कप्पा टाइप की भी हो सकती है और लेमडा, दोनों टाइप की हो सकती है। डिफरेंस तो उनका हेवी चेन के बेसिस पे ही किया गया है उनमें। बोथ द लाइट चेन एंड हेवी चेन आएगा इसके आगे। हैव द फॉलोइंग डोमेन्स, की लाइट चेन और हेवी चेन में कुछ डोमेन होते हैं। एक होता है एंटीजन बाइंडिंग डोमेन और एक होता है इफेक्टर डोमेन। एंटीजन बाइंडिंग डोमेन क्या होता है? दे आर मेड अप ऑफ अफवी मतलब वेरिएबल रीजन, या फिर इसे और क्या बोलते हैं? अफ एबी। जहां एंटीजन अटैच होता है तो उसे अफ एबी बोलते हैं, सेगमेंट। द फॉर्मर इज हेट्रोडाइमर। हेट्रोडाइमर मतलब उनका अलग अलग स्ट्रक्चर, वेरिएबल है ना ये रीजन, तो ये डाइमर इसका हेट्रोडाइमर है, होमोडाइमर नहीं है। एक जैसा ही नहीं रहता है स्ट्रक्चर, अलग अलग चेंज होता रहता है। अलग प्रकार की एंटीबॉडी की होगी तो उसमें अलग डोमेन होगा और उससे अलग एंटीजन आके बाइंड होगा। ये हेट्रोडाइमर होता है। एंटीजन बाइंडिंग डोमेन कैसा होता है? हेट्रोडाइमर होता है। हैविंग वेरिएबल डोमेन्स ऑफ हेवी चेन, इसमें क्या होता है? वेरिएबल डोमेन ऑफ हेवी चेन एंड लाइट चेन।
हेवी चेन का वेरिएबल रीजन और लाइट चेन का वेरिएबल रीजन क्या बनाते हैं, एंटीजन बाइंडिंग डोमेन। द लेटर इज ऑल्सो हेटेरोडाइमर ऑफ एंटायर लाइट चेन VH प्लस, VH मतलब वेरिएबल हेवी चेन एंड CH फॉर पार्ट ऑफ हेवी चेन। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, लाइट, ये है लाइट चेन। लाइट चेन का 1/2 पार्ट क्या होता है, वेरिएबल रीजन, वेरिएबल लाइट रीजन, और ये कांस्टेंट। 1/2 कांस्टेंट पार्ट होता है लाइट चेन में और 1/2 वेरिएबल पार्ट होता है। और ये है हेवी चेन। हेवी चेन में क्या होता है, 1/4 क्या होता है, 1/4 तो वेरिएबल, 1/4 और 3/4 क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट में भी अलग अलग बने होते हैं, CH1, CH2 एंड CH3, लेकिन IgM और IgE में क्या है, CH4 भी होता है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, द लेटर इज ऑल्सो ए हेटेरोडाइमर ऑफ एंटायर लाइट चेन। एंटायर लाइट चेन, लाइट चेन तो पूरी इंक्लूड होगी इसके अंदर। एंटीजन बाइंडिंग डोमेन मैंने बताया कि उसे हम पेपिन से कट करेंगे तो ये उसमें पूरी अलग हो रही थी ना लाइट चेन, तो लाइट चेन तो उसमें पूरी इंक्लूड हो जाएगी। एंड VH वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी चेन, ये वेरिएबल रीजन, और ये CH1 ये वाला रीजन इसमें इंक्लूड होता है। ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला इफेक्टर डोमेन में आएगा। हेवी चेन में आपको अच्छे से देखना है, लाइट चेन तो पूरी इंक्लूड है एंटीजन बाइंडिंग डोमेन के अंदर, लेकिन हेवी चेन में क्या है, हेवी चेन का वेरिएबल रीजन और CH1 वाला डोमेन इंक्लूड होता है एंटीजन बाइंडिंग डोमेन के अंदर। यही लिखा हुआ है इसके अंदर। इफेक्टर डोमेन, इफेक्टर डोमेन क्या होता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड अपसी सेगमेंट, इसे और क्या बोलते हैं, अपसी सेगमेंट। सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें, क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इसे पेपिन या पेप्सिन से कट करते हैं तो नीचे वाला पोर्शन होता है एंटीबॉडी का, वो कैसे रहता है, क्रिस्टल के रूप में रहता है और कांस्टेंट होता है, तो उसे बोलते हैं अपसी सेगमेंट। विच हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ एंटीजन, जो एंटीजन के एलिमिनेशन में हेल्प करता है। एंटीजन से बाइंड नहीं होता है, एंटीजन को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। द अपसी रीजन इज ए होमोडाइमर, ये होमोडाइमर होता है अपसी रीजन। इफेक्टर डोमेन कैसा होता है, होमोडाइमर। एंटीजन बाइंडिंग डोमेन कैसा बताया था, हेट्रोडाइमर। हेट्रोडाइमर मतलब उस सब में अलग अलग ये होता है इसमें, जैसे अलग एंटीबॉडी होगी तो उसमें एंटीजन बाइंडिंग डोमेन का स्ट्रक्चर अलग होगा, और लेकिन ये इफेक्टर डोमेन सभी में सेम होता है। हैविंग CH2 एंड CH3 डोमेन ऑफ हेवी चेन, इसमें क्या इंक्लूड होगा, ये CH2 डोमेन एंड CH3 डोमेन किस में इंक्लूड होगा, इफेक्टर डोमेन में आते हैं। इन दोनों पैराग्राफ का कंक्लूजन क्या है कि एंटीजन बाइंडिंग डोमेन कैसा होता है, हेट्रोडाइमर होता है, लेकिन इफेक्टर डोमेन कैसा होता है, होमोडाइमर होता है। और एंटीजन बाइंडिंग डोमेन में क्या इंक्लूड है, लाइट चेन तो पूरी इंक्लूड है, और हेवी चेन का क्या इंक्लूड है, VH पार्ट और CH1 पार्ट। VH यानी वेरिएबल पार्ट और CH1 पार्ट इंक्लूड है हेवी चेन का, किसके अंदर, एंटीजन बाइंडिंग डोमेन के अंदर। लेकिन इफेक्टर डोमेन में क्या इंक्लूड है, CH2 पार्ट एंड CH3 पार्ट। लेकिन IgM और IgE में क्या होगा, CH2, CH3 एंड CH4, ये तीनों इंक्लूड होंगे इफेक्टर डोमेन के अंदर। The terminal region of both heavy chain and light chain have three small hypervariable regions that form the antigen binding site or complementary detecting region CDR। एक मैंने बताया था कि हाइपर वेरिएबल रीजन तो होता है, वेरिएबल रीजन में भी हाइपर वेरिएबल रीजन होता है जहां एंटीजन आके बाइंड होते हैं, जैसे ये डायग्राम में शो किया गया है, ये इसमें ये डार्क से शो किए गए हेवी चेन हाइपर वेरिएबल रीजन। ये 3 हाइपर वेरिएबल, 3, 4 कुछ कितने भी हो सकते हैं, ये नहीं है कि 3 हाइपर वेरिएबल रीजन होते हैं, इसे हाइपर वेरिएबल रीजन होते हैं। ये हेवी चेन का हाइपर वेरिएबल रीजन है और ये लाइट चेन का हाइपर वेरिएबल रीजन है। मेनली 3 होते हैं ऐसे लगभग सभी में, लेकिन कुछ में डिफरेंस भी हो सकता है। रीजन दैट फॉर्म द एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये हाइपर वेरिएबल रीजन क्या बनाते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट को एंटीजन में, एंटीबॉडी में क्या बोलते हैं, पेराटोप। एंड कॉम्प्लीमेंट्री डिटेक्टिंग रीजन, या तो इसे हाइपर एंटीजन बाइंडिंग साइट बोल दो या फिर कॉम्प्लीमेंट्री डिटेक्शन रीजन बोल दो। द प्रोक्सिमल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चेन आर कांस्टेंट, और जो बाकी का पोर्शन बचा होता है वेरिएबल रीजन के अलावा, जो बाकी का पोर्शन है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
एंड आर टर्म्ड एज फ्रेमवर्क रीजन, एंड उसे क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क रीजन बोलते हैं। ये इसमें बुक्स में लिखा हुआ है ना कि नॉट वेरिएबल रीजन, वेरिएबल रीजन नहीं, कांस्टेंट वाला रीजन है वो क्या बनाता है, फ्रेमवर्क बनाता है, और ये एंटीजन बाइंडिंग साइड होती है वेरिएबल रीजन। Constant domain facilitate the increase of antibody on the plasma membrane and activation of the complementary system by which bacteria cells are punctured and destroyed। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम से अटैच होने में हेल्प करता है, किसका, एंटीबॉडी का, कांस्टेंट वाला रीजन। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम से कैसे अटैच होगा, ये बी सेल्स होती है, बी लिम्फोसाइट, तो उनके से मान लो ये वाला अटैच हो गया, ये कांस्टेंट रीजन किससे अटैच होगा, बी सेल से अटैच हो गया, और बी सेल पे ये किसकी तरह एक्ट करेगा, फिर ये एंटीबॉडी किसकी तरह एक्ट करेगी, बी सेल रिप्रेजेंटर की तरह एक्ट करेगा, बीसीआर की तरह, बीसीआर, ये एंटीबॉडी किसकी तरह एक्ट करेगी, मेनली आईजीएम होता है इसमें, वो किसकी तरह हेल्प करता है, बीसीआर, बी सेल रिसेप्टर की तरह हेल्प करता है, और इससे पता चलता है कि हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन एंटर कर गया है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनानी है। इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से बाइंड होने का काम करता है और डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरियल सेल को। और कैसे अटैच हो सकता है, ये मान लो मैक्रोफेजेज है जो क्या करती है, फेगोसाइटोसिस करती है किसी भी पैथोजन का, तो एंटीबॉडी का कांस्टेंट रीजन इससे अटैच होगा, और ऊपर वाले पोर्शन से वेरिएबल रीजन से एंटीजन अटैच है, तो ये इससे अटैच होके इसको एनगल्फ करने में हेल्प करता है एंटीजन को। इन दोनों के बीच नेगेटिव फोर्स लगा होता है मैक्रोफेजेस, और इस मैक्रोफेजेस की आउटर सरफेस पे भी नेगेटिव फोर्स होता है, और इस पैथोजन पे भी नेगेटिव फोर्स होता है, तो ये आपस में रिपेल करेंगे, सेम चार्ज अट्रैक्ट नहीं करते, रिपेल करते हैं ना, तो ये रिपेल करेंगे, उस रिपल्शन को कम करके ये एंटीबॉडी का कांस्टेंट रीजन उसके फेगोसाइटोसिस को भी बढ़ाता है। ये इस तरह से अलग अलग तरीके से अटैच होता है कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम में। Variable and constant reason, variable and constant reason, on examining the comparing the amino acid sequence of many different heavy and light chain, it become clear that both the chain divided into two region, कि दो रीजन में डिवाइड किया गया है दोनों चेन को, किस किस में, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी इन देयर अमीनो एसिड सीक्वेंस, अमीनो एसिड के सीक्वेंस के बेसिस पे। वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन, ऑन एग्जामिनिंग द एंड कंपेयरिंग द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ many different heavy and light chain, it become clear that both the chain are divided into two region, कि दोनों चेन हेवी एंड लाइट चेन दोनों को दो दो रीजन में डिवाइड किया है, कौन कौन से, वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी इन द अमीनो एसिड सीक्वेंस, कि अमीनो एसिड के सीक्वेंस में वेरिएबिलिटी है, उसके बेसिस पे हम इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया, दो रीजन में डिवाइड करते हैं। लाइट चेन में वेरिएबल रीजन कितने अमीनो एसिड से बना होता है, 110, एंड कांस्टेंट 110 का बना होता है कांस्टेंट लाइट चेन में। वही हैवी चेन में वेरिएबल रीजन 110 अमीनो एसिड एंड कांस्टेंट रीजन कितने का बना होता है, 330 से 440 अमीनो एसिड। ये 110 सब में है, लेकिन ये कांस्टेंट वाले में ज्यादा अमीनो एसिड होते हैं, कांस्टेंट वाली हैवी चेन वाली ज्यादा बड़ी होती है, इसलिए इसमें ज्यादा अमीनो एसिड होते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड टू टाइप के बताए हैं, इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड इंटर चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होते हैं, दीज डाइसल्फाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट विद इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन, सिंगल चेन के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलते हैं, इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। इंटर चेन डाइसल्फाइड टू हैवी चेन एंड टू लाइट चेन के बीच में, या तो हो सकता है टू हैवी चेन के बीच में या फिर टू लाइट चेन के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसे क्या बोलते हैं, interchain disulfide bond, are held each other by interchain disulfide bond and by non-covalent interaction। ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें कैसा इंटरेक्शन होता है, नॉन कोवेलेंट। एंटीजन और एंटीबॉडी भी नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स आपस में इंटरेक्ट करती है, और ये इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड भी कैसा बॉन्ड होता है, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आपको ये दिमाग में रखना है कि इम्यूनिटी में तो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन ही होता है। ये एन टर्मिनल शो किया गया है, और ये सी टर्मिनल, सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट। हमने बताया कि कांस्टेंट रीजन की साइड ही कार्बोहाइड्रेट होता है और वेरिएबल रीजन की साइड अमीनो एसिड होते हैं, तो इसलिए ये एन टर्मिनल, ये सी टर्मिनल है।
तो ये वेरिएबल रीजन लाइट चेन का 1/2 पार्ट क्या है, वेरिएबल, ये कांस्टेंट रीजन। तो इनके बीच में ये बॉन्ड लग रहा है, दो के बीच में बॉन्ड लग रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, इससे बोलते हैं इंटर चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। एक ही चेन के बीच में, इसी चेन के बीच में, सिंगल चेन के बीच में जो बॉन्ड लग रहा है उसे क्या बोलते हैं, इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये इंटर चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये भी इंटर चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड है। hinge region, at hinge region the arm of the antibody molecule form a Y-shaped structure. The name of hinge is given due to the flexibility of molecule at this point. कि इस हिंज रीजन क्या होता है, वाई शेप जहां बनाता है, तो ये वाला पोर्शन, ऐसे वाई शेप की होती है एंटीबॉडी, तो ये वाला पोर्शन होता है, उसे हिंज रीजन बोलते हैं। डायग्राम में देखें तो ये वाला हिंज रीजन है, हिंज रीजन। ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है कांस्टेंट रीजन पे, उसे बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। इन मोस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन्स, के ज्यादातर इम्यूनोग्लोबुलिन्स में कार्बोहाइड्रेट कहाँ प्रेजेंट होता है, आर लिंक्ड एट CH2 डोमेन पे प्रेजेंट होता है। बट इन फ्यू केसेस कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में भी अटैच एट अदर लोकेशन, कहीं और दूसरे CH3 इन पे भी अटैच हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली कहाँ अटैच होता है कार्बोहाइड्रेट का ये मॉलिक्यूल, CH2 डोमेन पे। शो किया गया है ना, CH2 डोमेन पे प्रेजेंट है ये कार्बोहाइड्रेट। इस तरह से किसी में ये CH3 पे भी हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली CH2 डोमेन पे होता है कांस्टेंट रीजन के। इम्यूनोग्लोबुलिन्स फ्रेगमेंट की अलग अलग फ्रेगमेंट मतलब अलग अलग पार्ट इम्यूनोग्लोबुलिन्स में कौन कौन से होते हैं। दीज आर प्रोड्यूस बाय ए प्रोटियोलाइटिक डाइजेशन, प्रोटीन के डाइजेशन से, या तो पेपिन से या फिर पेप्सिन के डाइजेशन से अलग अलग फ्रेगमेंट बनते हैं उनके डाइजेशन की वजह से। एंड आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन्स, कि अगर वो अलग अलग सेपरेट होंगे तो उनके फंक्शन, हम कि इस फ्रेगमेंट का क्या फंक्शन है, इस फ्रेगमेंट का क्या फंक्शन है, उसके हम स्ट्रक्चर का भी पता लगा सकते हैं और उनके फंक्शन का भी अलग से पता लग सकता है। गिवन बिलो द टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन फ्रेगमेंट्स। FAB2 फ्रेगमेंट, ये कब बनता है FAB2 फ्रेगमेंट, एंटीबॉडी में ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये हेवी चेन, ये लाइट चेन। अब अगर इसे किससे ट्रीट करें, पेप्सिन से ट्रीट करें, किससे, पेप्सिन से ट्रीट करें, तो पेप्सिन इसको कितने फ्रेगमेंट में कट करेगा, 2 फ्रेगमेंट है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के बिलो से कट करता है पेप्सिन, तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर देगा, एक पार्ट तो ये हो जाएगा और एक पार्ट ये हो जाएगा, और ये वाला पार्ट क्या बताया था, FAB पार्ट बताया था। अब इसे लिखते हैं, पेप्सिन से ट्रीट करते हैं तो FAB2, क्योंकि इसमें ये 2 पोर्शन साथ में अटैच है, इसलिए इसे FAB2 बोलते हैं। FAB2 कब बनेगा, ओनली फॉर तब इससे बनेगा जब हम पेप्सिन से इसे ट्रीट करेंगे तब। द फ्रेगमेंट इज फॉर्म्ड व्हेन पेप्सिन डाइजेशन ऑफ IgG molecule cleavage the hinge region after the interchain disulfide bond, interchain disulfide bond है ये वाला, तो यहां से ये पेप्सिन कट करेगा तब ये बने, ऊपर वाला पोर्शन है उसे बोलते हैं FAB2 पोर्शन। डाइवेलेंट फ्रेगमेंट, कैसा फ्रेगमेंट है, डाइवेलेंट। डाइवेलेंट का मतलब इसमें 2 वैलेंसी है, एक यहाँ और यहाँ पे एंटीजन बाइंड हो सकता है और यहाँ भी एंटीजन बाइंड हो सकता है, तो इसे बोलते हैं डाइवेलेंट। विथ मोलिकुलर वेट ऑलमोस्ट, इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, FAB पोर्शन का 110 किलो डेल्टन इसका मोलिकुलर वेट होता है, एंड कंटेन बोथ एंटीजन बाइंडिंग साइट, और इसमें एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। दिस फ्रेगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग एंड क्रॉस लिंकिंग ऑफ एंटीजन। यह फ्रेगमेंट किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंटीजन से बाइंड करके और क्रॉस लिंकिंग बनाने में, ये इसके लिए यह फ्रेगमेंट FAB फ्रेगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। हाउएवर इट कैन नॉट बी फैसिलिटेटेड इफेक्टर रोल बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ अपशिफ्ट फ्रेगमेंट, कि इसमें अपशिफ्ट फ्रेगमेंट नहीं होता है तो ये इफेक्टर रोल नहीं, इफेक्टर डोमेन बताया था कि इफेक्टर डोमेन क्या होता है, इफेक्टर डोमेन किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री रीजन से बाइंड होने का काम करता है, तो इसमें अपशिफ्ट रीजन कांस्टेंट वाला रीजन नहीं है, तो ये इफेक्टर की तरह एक्ट नहीं करेगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम से बाइंड नहीं होगा। नेक्स्ट फ्रेगमेंट है FAB फ्रेगमेंट। आप गलती से इसे FAG नहीं लिख देना,
ये अफ ए बी फ्रेगमेंट हमारे दिमाग में रहता है कि एंटीजन से बाइंड करेगा तो इसमें अफ ए जी लिख सकते हैं, लेकिन ये कौन सा पार्ट है, इसे बोलते हैं अफ ए बी फ्रेगमेंट। ये चीज आप ध्यान रखना। फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, यहाँ एंटीजन आके बाइंड होता है। ये एंटीबॉडी बताई थी, लाइट चेन हेवी चेन, इसमें ये इंटरचेन डाइसल्फाइड, दो चेन के बीच में प्रेजेंट है तो इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। अगर हम इसे पेपेन से ट्रीट करें, पेपेन से ट्रीट करें तो ये इसमें इसको थ्री पार्ट में डिवाइड करता है, थ्री पार्ट में डिवाइड करता है, अलग अलग 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। तो जो ये वाला पोर्शन होता है ये क्या कहलाता है, अफ ए बी। ये सिंगल एक पोर्शन होगा, ये अफ ए बी, ये एक सिंगल होगा तो इसे अफ ए बी बोलते हैं। उसमें अफ ए बी टू क्यों बोला था, क्योंकि उसमें यहां से कट हो रहा था, ये दोनों अटैच थे, इसलिए उसे बोला था अफ ए बी टू। पिछला वाला फर्स्ट वाला जो फ्रेगमेंट देखा उसमें उसे क्या बोला था, अफ ए बी टू। उसे यहाँ पेपेन की जगह उसमें क्या यूज किया था, पेप्सिन यूज किया था। ऐसे दोनों को रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। दिस फ्रेगमेंट टू आइडेंटिकल मोनोवेलेंट, इसमें मोनोवेलेंट होता है, वेलेंसी दोनों की एक एक ही होगी इसमें, और वो कैसा था, डाइवेलेंट। फॉर्म्ड बाय द क्लीवेज ऑफ अपसी फ्रेगमेंट, अपसी फ्रेगमेंट ड्यूरिंग आईजी मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन बाय ए पेपिन। इसमें किससे, पेपिन से क्लीवेज होता है, और उसमें फर्स्ट वाले में पेप्सिन से। देट अकर इन द हिंज रीजन बिफोर द इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसमें बिफोर द इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्लीवेज हो रहा है, उसमें आफ्टर द डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्लीवेज हो रहा था। अफ ए बी फ्रेगमेंट कंप्राइज एंटीजन बाइंडिंग साइट या फिर सीडीआर, कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन। सीडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन। तो यहां से एंटीजन आके बाइंड होते हैं, तो ये एंटीजन बाइंडिंग रीजन को डिटरमाइन करता है ऑफ द एंटीबॉडी का। अब से फ्रेगमेंट और क्रिस्टलाइन फ्रेगमेंट। अब से क्रिस्टलाइन फ्रेगमेंट बताया था कि नीचे वाला पोर्शन एंटीबॉडी का, ये नीचे वाला पोर्शन कट करेंगे तो ये वाला पोर्शन होगा जो क्या, क्रिस्टल के रूप में रहेगा, एंटीजन से बाइंड नहीं करेगा और क्रिस्टल के रूप में रहेगा। उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन फ्रेगमेंट, या फिर शॉर्ट में बोले तो अपसी फ्रेगमेंट। दिस फ्रेगमेंट इज फॉर्म्ड बाय ए पेपिन डाइजेशन ऑफ आईजी मॉलिक्यूल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। ये क्या, इसमें बताया था कि पेपिन से ट्रीट करेंगे तो ये दो तो बन जाएंगे अफ ए बी पार्ट, और ये बन जाएगा नीचे वाला पार्ट अफ सी पार्ट। तो ये क्रिस्टल के रूप में रहता है, तो इसे क्रिस्टलाइन पार्ट बोलते हैं। द इफेक्टर फंक्शन ऑफ आईजी इज डिटरमाइंड बाय द अपसी फ्रेगमेंट। इफेक्टर पार्ट, इफेक्टर मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम से बाइंड होने का काम अपसी रीजन का होता है। एंटीजन से बाइंड नहीं होता है, ये अपसी फ्रेगमेंट किससे बाइंड होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम से बाइंड होता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये अब ए बी पार्ट किससे बाइंड होगा, एंटीजन से बाइंड होगा, लेकिन ये अपसी फ्रेगमेंट किससे बाइंड होगा, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम से बाइंड होगा। सी से याद रख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम से बाइंड होगा, किसी भी सेल से बाइंड होने में काम करता है। पता है कि मोनोसाइट से हो सकता है या फिर बी सेल से, बी लिम्फोसाइट से बाइंड होने का काम करता है कॉम्प्लीमेंट्री रीजन, विच इन फॉर्म्ड बाय ए कांस्टेंट डोमेन ऑफ द हेवी चेन। ये किससे बनता है, कांस्टेंट डोमेन ऑफ द हेवी चेन से बनता है ऑफ एसी फ्रेगमेंट। हमने इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है। अब पार्ट सेकंड में हम टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन देखने वाले हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।